एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है ग्रुप डी से लेकर एएलपी तक का सफर। तो एक बार हम विवेक सर को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, देन अपने डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेलकम सर। तो सर, आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि ग्रुप डी से सीधा एएलपी, ये क्या चीज है? मैम एक्चुअली में ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है रेलवे की सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटी टाइप की नौकरी जो होती है ना वो ग्रुप डी की नौकरी होती है। बेसिकली इसमें 10th स्टैंडर्ड पे मैम एलिजिबल हो जाता है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके लिए जैसे जो सबसे बेसिक वैकेंसी है उसके बाद अगर वो हायर पोस्ट के लिए अगर जाना चाहता है एएलपी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप डी से ऊपर जो हो सकता है वो आपके लिए एलपी हो सकता है। तो एलपी के लिए अगर अप्रोच करना चाहते हो तो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, एलपी बनने तक का सफर है, इस चीज को कवर करेंगे। इसमें दो चीजें कवर की जाएंगी बेसिकली कि आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, चाहे आप बोल सकते हो एलडीसीई करके एग्जाम होता है, दूसरा जीडीसीई करके एग्जाम होता है जो कि रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। तो उस डिपार्टमेंटल यानी ग्रुप डी को ज्वाइन करके ही उसके बाद डिपार्टमेंट में एग्जाम दे करके आप लोग एएलपी बनने तक का सफर पूरा कर सकते हो। मतलब कि जो स्टार्टिंग है वो हम्म, आपकी ग्रुप डी से हो जाएगी, एंट्री आपकी रेलवे में जो ग्रुप डी से हो जाएगी, बट वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है भाई, यस। सफर बहुत आगे तक चलने वाला है। हम्म, सो गाइस, मैं सबसे आपसे पहले बताना चाहूंगी कि डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, बिकॉज अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है। तो सबसे पहले हैप्पी डे इंडिपेंडेंस डे टू या यू। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एग्जाम ऑन पर यहाँ पर बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी एनरोल कर लीजिए और अप टू 1500 आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं आपको फुल श्योरिटी दे रही हूँ, इससे बड़ी डिस्काउंट, ठीक है, आपको पूरे साल में बात करूं, वो रक्षाबंधन हो, ठीक है, या जन्माष्टमी हो या दिवाली हो, इससे बड़ी सेल आपको देखने को नहीं नहीं मिलेगी। मिलने तो वाली। जल्दी से यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। हम्म। और यहाँ पर आपको बैचेस भी देखने को मिल बीटीएससी से जाएंगे। रिलेटेड जो भी साथी हमारे बिहार टेक्निकल बीटीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे इंस्ट्रक्टर की, उनके लिए दो बैचेज लाई गई हैं उन सभी छात्रों के डिमांड के बेसिस पे। जो बैचेज की स्टार्टिंग डेट है बच्चों वो 10 अगस्त के बजाय 18 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो फीटर और मशीनिस्ट ट्रेड की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए तो लॉन्च प्राइस है बच्चे, डिस्काउंट अगर अभी लोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि फ्रीडम सेल की हेल्प से आप लोग को मिल सकती है। तो उसका ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और अपने बैचेज में इनरोल करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। और बाकी बीटीएससी से रिलेटेड टाइम बाय टाइम मैं तो गाइड करता ही रहता हूँ, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं मैम। तो यहाँ पे इसके बाद क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को समझाते हैं कि क्या क्या स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैम प्लीज गाइड करिए। सो 5 स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप एएलपी तक 5 स्टेप में कैसे पहुंच सकते हो। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टेप पर देखेंगे कि एग्जाम रूल क्या है भाई, हम्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वो है मेडिकल एंड सी बैट, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे और भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 4 स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा ZRTI ट्रेनिंग। और नेक्स्ट फाइनल स्टेप, ठीक है, वो है एनओसी, ठीक है। एनओसी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी को जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैम यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स को अगर देखते हैं कि अगर आपने सिंपली 10th स्टैंडर्ड पे ग्रुप डी पे ज्वाइन कर लिए हो तो आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि मतलब 10th के बाद आपने अगर आईटीआई कर रखी है तो आप एलपी के लिए एलिजिबल हो। 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है मैम तो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं बच्चे। और उसके बाद 10th के बाद अगर आपने कोई बीटेक बी ये सब सारी भी चीजें कर रखे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुएशन टेक्निकल स्ट्रीम में होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन बीए बीकॉम ये सब चीजें नहीं चलती। यहाँ पे सिंपली चलता है आप लोगों का 10th प्लस आईटीआई अगर होगा तो भी एलिजिबल हो, 10th प्लस डिप्लोमा होगा तो भी एलिजिबल है, 10th प्लस बीटेक है तो भी एलिजिबल है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर रखा है, ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद या तो आपने आईटीआई कर रखा हो बच्चे, या तो उससे पहले ही आईटीआई कर रखा हो लेकिन ग्रुप डी को ज्वाइन कर रखे हो, तो क्या उसके लिए एलिजिबल हो गए? बिल्कुल एलिजिबल हो, है ना। तो बिल्कुल। मैम यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्लियर होता है। अब थोड़ा सा आप बताइएगा कि यहाँ अब पे 60% का रूल क्या बिल्कुल है। बिल्कुल, अब 60% इक्वलाइजर रूल क्या है। अब देखिए गाइज, आपको रिजर्वेशन पहले मिल चुकी है जब आप ग्रुप डी में एंटर हुए थे। अब वहां पर आपको जनरल कैटेगरी भी देखने को मिलती है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस भी है, XYZ, बहुत सारे आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। बट
जब आपका प्रमोशन होता है वहां पर आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी यहाँ पर मैं बात करूंगी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है, सब यहाँ पर इक्विवेलेंट है। बट अब यहाँ पर 60% लिखा हुआ है, बट 60% नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैम यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ कि जैसे सीबीटी का सिलेबस एक जनरल सिलेबस मैंने आपको दिया है, जैसे कि टेक्निकल ट्रेड जो होते हैं, जो कि आप लोगों के आरआरबी एलपीसी पूछे जाते हैं, वो भी होते हैं। उसके अलावा मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही सिलेबस में हो, वो डिपार्टमेंट और उस टाइम के नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 60% वाला क्राइटेरिया रहेगा या 50% वाला क्राइटेरिया रहेगा। एंड सेकंड थिंग कि आपकी ये सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी उस टाइम के नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोर और लेस ये आपको क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एक जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग इसको रिकमेंड कर सकते हो। मतलब कि इसका जो कंक्लूजन है ये है कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको पता लगेगा कि परसेंटेज कितनी रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर है ड्यूल मेडिकल एप्टीट्यूड लॉक। अब मेडिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, भाई तुम्हारी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल बाज की तरह होनी चाहिए, मतलब कि 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, वो आपका यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाएगा, सीबैट टेस्ट। ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये अब इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, जो कि एक अगर आप लोग आरआरबी एलपी का भी एग्जाम कभी ना कभी अगर आपने दिया होगा तो ये दो चीजें आरआरबी एलपी बनने के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं। पहला क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड। उनका विजन स्ट्रांग होना चाहिए, दूर की चीजें और क्लियर चीजें की क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, किसी प्रकार की ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, लेसिक सर्जरी वगैरह ये सब सारी चीजें वहां पे नहीं चलती हैं बच्चों। तो A1 कैटेगरी में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए आई साइट के लिए। और दूसरा जो है ये सीबीएटी जो है ना, बेसिकली ये साइको टेस्ट होता है। ये चाहे आप एलपी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो भी आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, और चाहे ग्रुप डी से आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेकर के जाएंगे तो भी ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे आपको अगर ट्रेन का लोको पायलट बनना है बच्चे, तो आपका विजन स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों ही और साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि कौन सा डिसीजन कब लेना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैम यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को दिखाई देंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रांसफर और ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस क्या है मैम, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रिवीलिंग। रिवीलिंग का मतलब क्या है, रिसीव द रिवीलिंग लेटर फ्रॉम द करंट डीआरएम ऑफिस। तो आपको ये डीआरएम ऑफिस से ये लेटर चाहिए होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ZRTI ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपकी 3 से लेकर 4 महीने की जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्लास रहने वाली है, जिसमें कि आप चीजों को सीखने वाली हो। नेक्स्ट हम बात करें डिप्लॉयमेंट, मतलब कि अब आपकी भर्ती हो चुकी है, असाइन टू अ न्यू डिवीजन। अब आपकी जो असाइन है, ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल आप एएलपी है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैम यहाँ पे जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है इसमें डिपेंड करता है पूरा पूरा प्रोसेस कितना लगता है, लेकिन इन जनरल से 3 से 4 महीने आप लोग को यहाँ पे लग जाते हैं। और वहां पे आप लोगों को जो लोको पायलट से रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें हैंडल करनी होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। बाकी जो ZRTI होता है, जैसे आप लोगों को पता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो हर एक जोन का अपना अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, हर एक जोन का अपना अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो जैसे प्रयागराज का प्रयागराज में आप लोग को मिल जाएगा, और अदर जोन को अदर जोन में मिलेंगे। तो हर एक जोन का अपना अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे ही आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है रिलीविंग लेटर। जो आप ग्रुप डी में आप जॉब कर रहे हो तो आपको रिलीविंग लेटर डीआरएम ऑफिस से इशू करवाने पड़ते हैं, फिर उसको ले जाकर के सबमिट करना पड़ता है, फिर अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेकर के जाओगे, ट्रेनिंग के लिए दौड़ दोगे, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होने में 3 से 4 महीना लग जाता है। फिर आपका डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट मतलब आपको सेड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे कोई स्टेशन मिल गया, स्टेशन के आसपास थोड़ा सा आपको ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा, एक बोल सकते हो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, जो मेन लोको पायलट होते हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते रहोगे, फिर धीरे धीरे आपको इंडक्ट कर लिया जाता है उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एनओसी है। मैम थोड़ा सा एनओसी के बारे में बता दीजिए। एनओसी में हम यहाँ पर देखेंगे हायर पोस्ट प्रिपरेशन। हायर पोस्ट प्रिपरेशन में हम दो चीजें देख लेते हैं, ये एनओसी और विदाउट एनओसी क्या है। तो सबसे पहले इन्फॉर्म डिपार्टमेंट की, आप अपने डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट है उसको कोई भी अब ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो सर्टिफिकेशन के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, जस्ट वेट गाइस। तो सर्टिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है, और उसके बाद आप स्मूथली आप रिजाइन कर सकते हो और ज्वाइन द न्यू जॉन पेनल्टी फ्री, मतलब कि आपको कोई भी यहाँ पर पेनल्टी नहीं मिलने वाली है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो विदाउट एनओसी है ये भी जान लीजिए। अब अगर बिना एनओसी के आप लोग अप्लाई करते हो किसके लिए, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चे, डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन
हायर क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में अगर विदाउट एनओसी जाते हो तो वहां पे आप लोग को बॉन्ड मनी जो साइन करवाई जाती है जब आप ज्वाइनिंग करते हो बेटा, तो उस ज्वाइनिंग के टाइम पे जो बॉन्ड मनी होती है वो आपको देनी पड़ती है बेटा। तो यानी आपके लिए मैंडेटरी क्या है, कोई भी आप एग्जामिनेशन अगर आपने एक बार आरआरबी ग्रुप डी चाहे आरआरबी एलपी कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करके ज्वाइन कर लिया है, तो जरूरी ये है कि अगर कोई हायर पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो या अप्लाई किए हो तो सबसे पहले एनओसी ले लो, ठीक है। एनओसी लेने से बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाता है, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए या हायर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर बिना इन्फॉर्म किए जाते हो तो वहां से जो आपकी बॉन्ड मनी होती है वो भी हो सकता है बेटा वसूल किया जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इस चीज को अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपका जो प्रोसेस होगा काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और बॉन्ड मनी लेने का भी यहाँ पर एक रीजन है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसने अब आपकी ट्रेनिंग पर, ठीक है, अब टाइम भी हम्म वेस्ट किया है और हम्म साथ में टाइम वेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, टाइम यूटिलाइज किया है, ठीक है, और आपको जितनी भी ट्रेनिंग है सर्विसेज है वो कोस्ट आपको प्रोवाइड किया है, तो रेजिग्नेशन से पहले तो यहाँ पर जो बॉन्ड मनी है वो आपको देनी पड़ सकती है, अच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन आ सकती है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि जीडीसी जो रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, चाहे जीडीसीई हो या फिर एलडीसीई हो, इसके बारे में अगर स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि किस तरीके से ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं और किस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अगर उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। फर्दर मैम बताइएगा और क्या है। और तो अब यहाँ पर हम हम्म, देख लेते हैं कि मास्टर ब्लूप्रिंट यहाँ पर क्या रहने वाला है। जो ब्लूप्रिंट है ऑफ कोर्स हमने देख लिया, हमने 5 स्टेप में देखा है कि कैसे आप ग्रुप डी से एएलपी की पोस्ट के लिए जा सकते हो, बिकॉज जो ग्रुप डी है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉट योर डेस्टिनेशन। सो ड्रीम बड़ा रखो भाई और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। सो मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ साथ भाई हम और सर, मैं और सर यहाँ पर आपको गाइड करने वाले हैं। साथ में गाइज यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर, और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हम्म। देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम, ठीक है। सो आईटीआई बाय विवेक सर और साथ में विवेक सर मैकेनिकल, इसको ज्वाइन कर लीजिए गाइज, और आपके जितने भी डाउट हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। सर इज ऑलवेज देयर टू कनेक्ट विद यू। और दूसरी चीज़ ये है बच्चे कि आप लोगों को जो मैम बताई ना कि ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, आपकी मंजिल नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब ग्रुप डी मतलब एक जॉब की तो नेसेसिटी सबकी को है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है कि जॉब एक होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिए हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे मन नहीं लग रहा, यहाँ पे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एलपी बनना है। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस बता दिया, मैम ने भी पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाते हैं बच्चों तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा। हर एक डाउट का सोल्यूशन आप तक पहुंचाने का काम हमारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैम अगर यहाँ पे एक बार और फ्रीडम सेल के बारे में बता दें कि जो अपॉर्चुनिटी बच्चे ग्रैब करना चाहते हैं, अत्यंत उत्तम समय चल रहा है, इससे बढ़िया समय आप लोगों को हो सकता है नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त के टाइम पे देखने को मिले। तो अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने के लिए अगेन इन सारी चीजों को आप लोग यूज कर सकते हो, इस बोल सकते हो 15 अगस्त के यूटिलाइजेशन कर सकते हो बच्चे। फ्रीडम सबके पास है बच्चे और फ्रीडम का यूटिलाइजेशन आप सभी लोग करिए अच्छे तरीके से। और बैचेज जो है मैम, यहाँ बैचेज कौन कौन से हैं तो एक बार बीटीएससी की जो बैचेज है, मगध बैच है और नालंदा बैच है, इन दोनों बैचेज में अगर बीटीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दोनों बैचेज में एनरोल कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे एज यूजुअल बच्चों लेकर के जा सकते हो। और प्रिपरेशन को लेकर के जाने के साथ साथ अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। सेशन और नए हो चैनल पे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ में आपको तैयारी भी करवाई जाती है बच्चे उस लेवल की जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाता बिल्कुल है। तो बस यही मैम, ठीक है। बिल्कुल। तो सो मिलते हैं एक नेक्स्ट मजेदार सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय गाइस। बाय बाय।